बैक टू आवर चैनल द स्टूडियस। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए एक और करंट अफेयर का टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है बजट 2022 के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पूरे साल में जितने भी एग्जाम्स लाइंड अप हैं उसके लिए, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो लोग एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि बजट जो है वो आपकी इकोनॉमी का सबसे बेसिक एक पॉइंट है। और अगर आपको वही नहीं समझ में आता है कि ये कौन पेश करता है, कैसे पेश किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या बताया जाता है, तो आपको मतलब आप बहुत बड़ा पॉइंट अपना मिस कर रहे हैं लाइफ का। तो आपको ज़रूर जानना चाहिए बजट को पूरी तरीके से, और बजट को समझना आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हूँ और आपको बजट सेशन जो है वो पूरा समझा दूंगी एक तरीके से हाईलाइट की तरह। आप इसको देख सकते हैं बजट 2022 के लिए। तो गाइस, आई एम उत्कर्षा। तो आई एम प्रेजेंटिंग टू यू द बजट सेशन ऑफ 2022 इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स। चलिए लेट्स गो। तो ये चलिए फिर 2022 के बजट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद के लिए बनाए थे अपने समझने के लिए। तो मैंने सोचा इन्हीं से आपको डिस्कशन करके बताती हूँ, जिससे आपको ये समझ में आए कि बजट के नोट्स कैसे बनाने। कई लोगों को यही नहीं पता है कि नोट्स कैसे बनाते हैं इसके, कैसे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेंबर किया जाता है। पूरा का पूरा बजट आपको याद नहीं करना होता है। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा और जो मुझे लगता है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट मैंने इसमें लिख रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली इससे डिस्कस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं आप ईजिली। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण, जैसे कि सबको ही पता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये उनका कौन सा स्पीच है बजट का? तो ये इनका 4th टाइम स्पीच है बजट का। सबसे पहले उन्होंने 2029 में दिया था, फिर 2020 में दिया था, 2021 में दिया था और 2022 में दिया है। कि निर्मला सीतारमण ने इसको 4 टाइम प्रेजेंट किया है इस बार का बजट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन सा पेपरलेस बजट है, कौन से नंबर का पेपरलेस बजट है? तो ये 2nd टाइम पेपरलेस बजट पेश हो रहा है। पिछले साल पहला पेपरलेस बजट जो है 2021 में पेश हुआ था। तो अब ये पेपरलेस कैसे हो गया? तो ये पेपरलेस इसलिए हो गया कि पहले जो था एक ब्रीफकेस में बजट पेश होता था, अब क्या होने लगा है? बही खाता नाम से टैबलेट के ऊपर यानी कि आईपैड के ऊपर पेश होने लगा है बजट। ठीक है, तो इसलिए ये पेपरलेस हो गया है। अब चलते हैं हम लोग इसकी हिस्ट्री के ऊपर बजट की, कि हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, सबसे पहले किसने बजट पेश किया, सबसे ज़्यादा बार किसने बजट पेश किया, ये सारी चीज़ें भी डायरेक्टली क्वेश्चंस में आती हैं। तो जैसे जैसे मैंने सिंपली एक एक लाइन में लिखा है वैसे ही आप लोग भी याद कर लीजिएगा। तो वर्ड बजट जो है ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 में मेंशन क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये भी पूछा जाता है कि बजट कौन से आर्टिकल में। तो बजट अगर पूछा जाएगा तो कोई भी आर्टिकल नहीं है, लेकिन अगर बजट से रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाएगा तो 112 में क्या नाम लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आता है इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो आर.के. सनमुख चेट्टी जो थे वो हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे। बजट जो है ये कौन सी लैंग्वेज का है? तो बजट जो है ये एक फ्रेंच वर्ड जो होता है उससे ओरिजिनेटेड वर्ड है बजट। इसका मतलब ही होता है लेदर ब्रीफकेस। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि पहला बजट कब पेश किया गया था। बजट जो है वो 18 फरवरी 1860 में पेश करा गया था। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले। अब फादर ऑफ इंडियन बजट कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जेम्स विल्सन, जो कि किसके थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। ऑफ कोर्स सी बात है कि इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की होगी बजट को पेश करने के लिए, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन बजट कहते हैं। तो 1860 में जो बजट पेश हुआ था वो जेम्स विल्सन ने किया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मेंबर थे, और ये ही कहलाते हैं हमारे फादर ऑफ इंडियन बजट। अब आता है फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया यानी कि फ्री इंडिया के बजट का पेश हुआ। तो ये हुआ था 1950 में जॉन मथाई के द्वारा। अब ये है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स किसने बजट पेश किया है? तो ये किया है मोरारजी देसाई ने, 10 बार बजट पेश किया है। और शॉर्टेस्ट स्पीच, तो अब देखिए जब बजट पेश होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बजट बताया जाता है, जो भी रिफॉर्म्स ला रहे हैं या कई सारे कोर्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत बड़ी एक स्पीच पेश होती है। तो जैसे इस बार जो स्पीच है वो अराउंड 44 मिनट की 49 मिनट्स की रही है। तो वैसे ही जो सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच है यानी कि सबसे छोटी स्पीच वो किसने दी थी? तो ये दी थी 1977 में हीरू भाई एम पटेल ने। तो ये भी याद रखिएगा। और जो लॉन्गेस्ट स्पीच देने वाले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। 1991 की जो उनकी स्पीच थी वो सबसे लंबी स्पीच थी, अराउंड 2 आवर्स की ये स्पीच थी। तो इसलिए इसको सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, चलिए। अब
मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ, बजट से एक दिन पहले जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रिलीज़ किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो आपका सारा लेखा जोखा होता है कि अभी तक आपने जो बजट पिछले साल पेश किया था उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, तो यही है सर्वे का मतलब। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है मैंने, इकोनॉमिक सर्वे इज द एनुअल रिपोर्ट दैट अंडरस्कोर द कंडीशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर एंड सजेस्ट द रिफॉर्म शुड बी मेड। तो रिफॉर्म्स क्या बनाने चाहिए और कौन से सेक्टर में किस चीज़ की कमी है या कौन सा सेक्टर ऊपर बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर नीचे बढ़ रहा है, ये सब कुछ इकोनॉमिक सर्वे में होता है। अब 1964 तक जो था इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट के वाले दिन ही पेश किया जाता था। जिस दिन बजट होता था उसी स्पीच में इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया जाता था। लेकिन 1964 के बाद से बजट से एक दिन पहले आने लगा इकोनॉमिक सर्वे। इस साल से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे था वो आता था 2 वॉल्यूम्स में, लेकिन इस साल जो है वो इकोनॉमिक सर्वे एक ही वॉल्यूम में रिलीज करा गया है। अब 2 वॉल्यूम में क्या क्या होता था? तो पहली वॉल्यूम में ये बताते थे कि कौन सा सेक्टर ऊपर था, कौन सा सेक्टर नीचे रहा, कैसी इकोनॉमी गई, कौन सा सेक्टर को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। और सेकंड वॉल्यूम में हम ये बताते थे क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं अगली बार के लिए बेटर इकोनॉमी करने के लिए। इन दोनों को इस बार क्लब करके एक ही इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ करा गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा ये कि इकोनॉमिक सर्वे क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी है, क्या इसको ज़रूरी है पेश करना? तो इसको कोई भी ज़रूरी नहीं है पेश करना, ये बस खाली चला आ रहा है ट्रेडिशन हमेशा से और बाकी की और कंट्रीज़ में भी चला आ रहा है, तो उसी तरीके से इसको यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। लेकिन एज सच ये कोई ज़रूरी नहीं है पेश करना। अब आगे चलते हैं कि इसमें क्या क्या याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो कौन प्रिपेयर करता है? इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हमारे प्रिपेयर करते हैं। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी अभी अभी अपॉइंट हुए हैं, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन थे? तो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। ये भी आप याद रखिएगा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है। लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपको बताया चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वो अभी अभी पोस्ट करे गए हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है उन्होंने आते ही बजट के इकोनॉमिक सर्वे को तो नहीं बना दिया है। तो इसलिए इस साल किसने प्रेजेंट किया है? इस साल जो है वो प्रेजेंट किया है हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र ने। इनका नाम जानने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, ये इकोनॉमिक सर्वे हमारे प्रेजेंट करते हैं। इस साल किसने किया? इस साल हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र ने किया, बिकॉज ये इनकी नई अपॉइंटमेंट थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर इट इज़ प्रेजेंटेड इन 2 वॉल्यूम्स बट दिस ईयर इट इज़ क्लब्ड इन 1 वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये भी लिख रखा है। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया, ये बताया जाता है कि कौन सा सेक्टर ऊपर बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर नीचे बढ़ रहा है। तो देखिए ये वाला पॉइंट कि एग्रीकल्चर जो है वो सबसे लीस्ट हिट हुआ है पेंडेमिक से, ये बताया गया है। उसकी ग्रोथ हुई है 3.9 से, 3.9 से उसकी ग्रोथ हुई है और ये ऊपर बढ़ा है, ये माइनस में नहीं गया है। और सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर नीचे गया है? तो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर जो है वो हिट हुआ है पेंडेमिक से और उसकी ग्रोथ जो है वो माइनस में चली गई है। कितनी है कितनी नहीं वो याद मत रखिए बस, लेकिन एग्रीकल्चर की याद रखिएगा 3.9% है ग्रोथ 2021 की। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया ने टोटल एक्सपोर्ट जो किया है एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 16.5, तो 16.5 से एक्सपेक्टेड था और इम्पोर्ट जो है हमारा वो 29.4 से हमारा एक्सपेक्टेड था पिछले साल, और इसके अलावा जो हमारा एक्सपोर्ट था वो हमारा 16.5 था। आगे चलते हैं। अब इसमें ये भी बताया जाता है कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या क्या बुरी चीज़ें हुई, कौन से रिफॉर्म चाहिए इकोनॉमिक सर्वे में। तो यहाँ पे जैसे मेंशन है, इंडिया जो है उसने 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया है पूरे वर्ल्ड का। तो फर्स्ट किसका है? फर्स्ट है यूएसए का। दूसरा किसका है? दूसरा है चाइना का। और हमारा आ जाता है फिर 3rd। ठीक है, तो हमारा 3rd सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है। दिल्ली में कितने देखे गए? दिल्ली में लगभग 5000 और बेंगलुरु में करीब करीब 4514 स्टार्टअप जो हैं वो 2029 से 2021 के बीच में बढ़ाए गए हैं। तो टोटल में अगर आपको बताऊं 2029 में करीब 700 स्टार्टअप्स थे, वेरेस 2021 के दिसंबर में हमने देखा कि करीब 1400 स्टार्टअप्स यहाँ पे बन गए हैं आज तक। तो इंडिया ने 44 यूनिकॉर्न भी बिल्ड कर लिए हैं, नया रिकॉर्ड बनाया है इसी के साथ। तो ये फिर आगे चलते हैं। अब आता है हमारा बजट। तो हमने बजट की हिस्ट्री डिस्कस कर ली, इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर लिया। अब आता है यूनियन बजट। तो यूनियन बजट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था कि कितने पॉइंट्स में डिस्क्राइब करे गए यूनियन बजट में। तो पिछली बार थे 6 पॉइंट और
और इस बार जो है वो 4 पॉइंट डिस्कस करे गए हैं। 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिन पे हमें काम करना ज़रूरी है। हैं इस बार बजट की क्या क्या? पीएम गति शक्ति, गति शक्ति यानी कि रेलवे से रिलेटेड। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि पूरा का पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए, हर तरीके का। रोड डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, रेलवे डेवलपमेंट होना चाहिए, हर तरीके का, हॉस्पिटल डेवलपमेंट, एवरीथिंग, ठीक है। फिर है प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, तो कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है हमारा और कितने और अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हेंस हो सकती है, कैसे काम जल्दी से जल्दी हो सकता है, इसके बारे में ये हमारी प्रायोरिटी है बजट में। फोर्थ है हमारा सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट और एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि जैसे कि हमारा सोलर पे काम हो रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये सब हमारी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है 2022 की। तो ये आपको याद रखनी है, ये चारों आप पढ़ के जाइएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा वहाँ पेपर में जब आपके ऑप्शंस आएंगे तो आपको ईजिली याद आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर है यहाँ पे फिस्कल डिफिसिट होगा, वो कितना एस्टिमेटेड है? तो वो 6.4% डिफिसिट एस्टिमेटेड है। रेवेन्यू डिफिसिट कितना है? रेवेन्यू डेफिसिट है 3.8% और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 2.6% एस्टिमेटेड है। अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो पहले बात तो इन तीनों को याद रखिएगा, कितना कितना इनका परसेंटेज एस्टिमेटेड है। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है। तो फिस्कल डिफिसिट क्या है? फिस्कल डिफिसिट है जैसे कि आप 100 रुपये कमाते हैं लेकिन आप 102 रुपये का खर्चा कर देते हैं, तो आपने ये 2 रुपये का आप लॉस में रहे ना, आपने 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करे अपनी सैलरी से भी ज़्यादा। तो जो ये खर्चा है, जो ये डिफिसिट है, जो ये लॉस है, इसी को कहते हैं फिस्कल डिफिसिट। अब कंट्री का जो एस्टिमेटेड है वो इस बार 6.4 है, मतलब हम -6.4 से डिफिसिट में रहेंगे। रेवेन्यू डिफिसिट, अब रेवेन्यू क्या होता है कि मतलब आपका जो भी पैसा सैलरी कमाई हुई, तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने सोचा ऐसा था कि आप 100 रुपये कमाएंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पूरे साल में 80 रुपीज़ कमा पाए, तो 2 रुपये और हो गया लॉस। उसके अलावा आपका खर्चा तो 102 ही रहा, क्योंकि आपने खर्चा तो पहले ही डिसाइड कर लिया था अपना, आप यहाँ खर्चा करेंगे। तो अब आपका जो डिफिसिट हो गया वो कितना हो गया? 4 रुपये का। तो जो रेवेन्यू डिफिसिट है वो इस बार है 3.8। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है? तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जो है वो 2.6% एस्टिमेटेड है। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है और आपको आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि कौन सा डिफिसिट कौन सा होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि डिजिटल रुपी जो होगा वो भी इशू किया जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ में आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने 30% टैक्स भी लगाया है किसी भी तरीके के वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करने पे। तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होते हैं? यानी जैसे कि बिटकॉइन, ठीक है। तो आपके जो भी रुपए, मतलब जो डिजिटल रुपीस होते हैं, उसको कौन अब से रेगुलेट करेगा? वो ब्लॉकचेन के द्वारा आरबीआई रेगुलेट करेगा, ठीक है। रेगुलेट नहीं करेगा, मतलब बनाएगा, नए बिटकॉइंस बनाएगा जो कि आरबीआई लॉन्च करेगा, आरबीआई मॉनिटर करेगा, ठीक है। और टैक्स जो है वो 30% लाइबल किया गया है जितने भी तरीके के वर्चुअल ट्रांसफर होंगे इन एसेट्स के, ठीक है, उसके ऊपर। आगे चलते हैं, हमारा कॉर्पोरेट सरचार्ज। कॉर्पोरेट सरचार्ज को क्या कर दिया गया है? डिक्रीज कर दिया गया है 12% से 7% पे। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा तो हमारा जो ये बजट होता है, इसमें सिर्फ यही नहीं मेंशन होता है कि कौन सा खर्चा कहाँ पे होगा, क्या इसमें कई सारी स्कीम्स भी बताई जाती हैं। तो इन्फ्लुएंस ऑफ ई पासपोर्ट, तो ई पासपोर्ट इस बार बनाए जाएंगे 2022 से लेके 23 में, जिससे जो पब्लिक है उसको कन्वीनियंस रहे। उसके अलावा अगली स्कीम क्या है? इसमें अगली स्कीम है 1 क्लास 1 टीवी चैनल। तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल बहुत पहले से ये स्कीम चलती आ रही है, 2020 से ये चलती आ रही है, जब से कोरोना वायरस आया था पीएम ई विद्या के अंदर। तो इसमें क्या था कि जो भी हमारे चैनल्स थे वो रीजनल लैंग्वेज में आपको पढ़ाई कराएंगे टीवी के ऊपर, क्योंकि फ़ोन की कनेक्टिविटी कम थी या फिर जो दूर दराज के एरिया था वहाँ पे फ़ोन अवेलेबल नहीं थे, इसलिए इन्होंने टीवी के ऊपर पढ़ाई स्टार्ट करवाई थी। तो पहले इसमें 12 चैनल थे, अब उसको बढ़ा के 200 चैनल कर दिए गए हैं, ठीक है, ये बताया गया। इसके अलावा क्या बताया गया है कि 68% जो कैपिटल दिया जा रहा है किसको? डिफेंस को जो प्रिक्योरमेंट बजट में करा जा रहा है उसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, के अलावा यहाँ पे रिड्यूस करना डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट, ठीक है। तो उसके अलावा ये अब आते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एनवायरनमेंट में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एनवायरनमेंट में क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहले केन बेटवा को कितने रुपए दिए गए? 44,605 करोड़ रुपीस। तो ये इसलिए केन बेटवा प्रोजेक्ट जो है ये बहुत साल से चलता आ रहा है, करीब करीब 20 साल हो गए होंगे इसको, तो इसके लिए और अलॉटमेंट करे गए इतने रुपए का। तो केन बेटवा इसलिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारा क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पानी पहुँचाने के लिए ये स्कीम चालू करी गई थी। तो अगर लिंकिंग प्रोजेक्ट है तो ऑफकोर्स ये बात है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी
बनाने के स्कोप तो हो ही जाता है। तो उसी के साथ उन्होंने ये भी बोला है कि वो जनरेट करेंगे 103 मेगावाट का हाइड्रो यानी कि पानी के साथ इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा 27 मेगावाट सोलर यानी कि सोलर के साथ भी वहाँ पे सोलर पैनल्स लगा के 27 मेगावाट की सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस करने के बारे में बोला है। ठीक है, तो पहला हो गया केन बेटवा जिसके लिए 44,605 करोड़ रुपीस है। उसके अलावा है एलोकेशन ऑफ 19,500 करोड़ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल। तो सोलर मॉड्यूल जो है वो बनाने के लिए बोला गया है यहाँ पे, उसके लिए इतने रुपए अलॉट करे गए। इस यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट इन राबी सीजन एंड पैडी इन खरीफ क्रॉप। तो ये भी याद रखिएगा कि पैडी यानी कि इस राइस जो है वो खरीफ क्रॉप का सीजन का प्रोडक्ट है और राबी का क्या है, व्हीट। तो इन दोनों की प्रोक्योरमेंट के लिए और उसके बाद उनकी जो एमएसपी है वो डायरेक्ट अकाउंट में जो जाएंगी वो उसके लिए करीब करीब यहाँ पे 2.37 लाख करोड़ रुपीस अलॉट किए गए। इसके अलावा 163 लाख फार्मर्स को इससे मदद मिलेगी। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। आपको यहाँ पे याद रखना है पहला केन बेटवा के लिए कितने रुपए दिए गए, ठीक है, और इसमें कितनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे सोलर मॉड्यूल के लिए कितने रुपए दिए गए, उसके अलावा एमएसपी जो है इस बार कितनी एस्टिमेटेड है डायरेक्ट करने के लिए अकाउंट के लिए। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसमें कुछ अदर सेक्टर हैं जैसे कि टैप वाटर के लिए 60,000 करोड़ रुपीस अलॉट करे गए कि आप हर किसी के पास गाँव तक 3 टैप वाटर हो इसके लिए। उसके अलावा पीएम आवास योजना जो कि बहुत साल से स्कीम चल रही है, इसके लिए 44,000 करोड़ रुपीस और भी अलॉट किए गए हैं जिससे 80 लाख घर नए बनाए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। इस साइन का मतलब मैं कम करना लिखा है, तो कम कर दिया गया है कट और पॉलिश पे डायमंड की 5% से। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके अलावा पीएम गति शक्ति जो कि मेंशन था हमारे 4 पॉइंट में भी, ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया है कि पीएम गति शक्ति सबसे पहले फॉर्मुलेट करेगी मास्टर प्लान एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करने के लिए कितना बड़ा 2500 किलोमीटर नेशनल हाईवे को बनाने के लिए। इसके अलावा 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे पीपीपी मॉडल पे। 400 जो न्यू जनरेशन की वंदे भारत है इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। उसके अलावा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम भी लॉन्च करी गई। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट क्या है कि एक स्टेशन का कोई एक प्रोडक्ट जो है उसको मशहूर करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। तो ये सब कुछ इस बार के बजट में था। इसके अलावा फिर बजट का ब्रेकडाउन भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्योंकि 2022-23 में क्या बजट का ब्रेकडाउन रहा। तो सबसे ज्यादा जो हमारा इंटरेस्ट का पैसा है ये प्लस में इस बार है। ठीक है, पिछली बार से कितना 2.26% प्लस में। अब आपको यहाँ पे नंबर्स ये वाले लाख करोड़ वाले नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये परसेंटेज याद रखिएगा पिछली बार से कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इस बार इंटरेस्ट जो है वो उनका कितना बढ़ रहा है 2.26। उसके अलावा ट्रांसफर टू स्टेट, अब जैसे जीएसटी का ट्रांसफर करता है यूनियन स्टेट को, तो उस तरीके से जो ट्रांसफर किया जाएगा स्टेट को उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है 0.91% की। इसके अलावा पेंशन में जो है वो निगेटिव में थोड़ा कम कर दिया गया है यानी कि पेंशन का। फूड सब्सिडी में -3.6, रूरल डेवलपमेंट में माइनस करा गया है। उसके अलावा डिफेंस में जो है कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जितना पिछले साल अलॉटमेंट किया गया था बजट में उतना ही % इस बार भी अलॉट किया गया है। अब आपको इसमें से क्या क्या याद रखना है, आपको क्या ये सब याद रखने नहीं, आपको बिल्कुल भी ये सब याद नहीं रखने। आपको बस ये याद रखना है कि पिछली बार जो बजट था आपको डिफेंस के लिए करा गया था उतना ही इस बार भी है, कोई भी चेंज नहीं है। कितना है 3.85 लाख करोड़। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में हमारा इस बार बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है 0.29%। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो गवर्नमेंट कहाँ से कमाती है, तो वो इंटरेस्ट से कमाती है। ठीक है, बस ये वर्ड याद रखना है कि इंटरेस्ट से कमाती है सबसे ज़्यादा, तो ये चीज़ को याद रखना है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा एज सच, लेकिन बाकी जो मैंने ये नोट्स में आपको जो भी बताया है, जो भी हाईलाइट किए थे पॉइंट, वो उन सबको याद रखेगा। आई होप इसी के साथ आपको ये बजट का पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है या बजट नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया और आप जानना चाहते थे उसके बारे में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बता दूंगी। इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, फिर से मिलेंगे, बाय।